कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माँ, आप गिल्टी मत फील करिए। सानवी बहुत प्यारे दिल की है। वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, ना ही कोई शिकायत है उसे आपसे। व्योम ने उन्हें समझाते हुए कहा तो काजल और सामर्थ व्योम को देखने लगे। सानवी की तारीफ उसके मुंह से सुनकर व्योम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अच्छा साले साहब, ये सब छोड़िए, ज़रा अपनी ज़िंदगी के हाल बताइए। शादी कब तक करने का इरादा है? क्योंकि मुझे और काजल को कनाडा जाना होगा। फिर से आपके फंक्शन के लिए ही यहाँ रुके थे। सामर्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सामर्थ अनाथ था, अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो स्कॉलरशिप से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। काजल और उसकी लव मैरिज थी। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था तो जॉब भी मिल गई थी। शादी के बाद वो काजल को लेकर कनाडा ही शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ उसे काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा था। जीजू प्लीज़ वापस जाने की बात मत कीजिए, आप यहीं शिफ्ट हो जाइए ना। दी का बेबी आने वाला है। आई नो कि आप उनका ख्याल रखेंगे, पर उन्हें हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होगा। ऐसी हालत में यहाँ माँ हैं, आप सब हैं, और वैसे भी जब आप पास होते हैं तो लगता ही नहीं कि पिता का प्यार नहीं मिला कभी। उसने आखिरी लाइन धीमी आवाज़ में कही। सामर्थ्य ने उसे साइड हक किया। सामर्थ्य ने काजल की तरफ देखा, जो उम्मीद से उसे ही देख रही थी। सोचता हूँ कुछ, उसने बस इतना ही कहा। कुछ देर बाद काजल रूम में आई। सामर्थ्य वहीं बेड पर बैठा था। वो आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गए। क्या हुआ? अगर आपको व्योम की बात बुरी लगी या फिर नहीं शिफ्ट होना यहाँ, तो कोई बात नहीं, हम कनाडा चलेंगे ना। आप फ्लाइट की टिकट्स करा लीजिए। वो सामर्थ का हाथ अपनी हथेली में थामते हुए बोली। नहीं काजल, मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी, उसकी बात भी सही है। इस हालत में तुम्हें यहीं होना चाहिए, माँ के पास। पर मुझे जाना होगा अभी करीब 1 डेढ़ महीने के लिए। वहाँ हमारा घर है, वो सब बेचकर हमेशा के लिए यहाँ आने में बहुत सारे काम निपटाने होंगे। मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ कि इतने दिन तुम्हारे बिना रहना होगा मुझे। वहाँ से आने के बाद यहाँ कोई घर ले लेंगे पास में ही, उसने काजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो वो मुस्कुराई और सामर्थ्य का चेहरा नीचे झुकाते हुए उसकी ठुड्डी चूम ली। आप बहुत प्यारे हो, आई रियली लव यू सो मच, उसने कहा और उसे हक कर लिया। इधर व्योम के पास प्रेरणा का कॉल आया था, जो कि उसे मिलने बुला रही थी। उसने हामी भरी और फिर कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे थे। हेलो प्रणु, क्या हुआ? तुम कब से मिलने का बोल रही हो? और फिर जब मैं यहाँ नहीं था तब भी 2 दिनों से कुछ परेशान लग रही थी। कॉल पर भी ज़्यादा सही से बात नहीं हो पाई। वो आते ही उससे बोल पड़ा। अरे आराम से, एक एक करके बताऊंगी ना, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। बताओ क्या बात करनी थी जो ऐसे बुलाया? भी वो वापस आ गया है, प्रेरणा ने काफ़ी अटकते हुए कहा और इसी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। कौन वापस आ गया है? उसे कुछ समझ नहीं आया। आदि, वो कुछ भावुक होकर बोली। आदित्य आ गया है? कब? मुझसे तो नहीं मिला अभी। और तुम? कहते हुए व्योम को कुछ रियलाइज हुआ। उसने ध्यान से प्रेरणा के चेहरे को देखा। व्योम के फेस पर जो खुशी आई थी वो एक पल के लिए ठंडी हो गई। तुमने क्या सोचा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, टाइम लो और सोच लो अच्छे से। अगर वो तुम्हारे लिए वापस आया है तो शायद तुम्हें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, व्योम ने सधी सी आवाज़ में कहा। आदित्य व्योम और प्रेरणा का ही बैचमेट थे और व्योम का सबसे अच्छा दोस्त भी। इसके क्या राज है ये तो आगे पता चलेंगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि एक सीनियर डॉक्टर वहां पहुंच गए। बाद में बातें होगी इस बारे में, उसने प्रेरणा को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा और उन डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। क्यों वापस आए हो आदि? वो भी तब जब मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्यों फिर से वही सब याद दिलाना चाहते हो? नहीं पता क्या असर पड़ेगा इससे हम लोगों के आज पर। बी का साथ ही था जिसने मुझे उस गम से उबारा था। अब जब हम दोनों एक ही राह पर चलने जा रहे थे तो तुम्हारा वापस आना क्यों? वो सवाल किए जा रही थी कि उसका फ़ोन बीप होने लगा।
उसने देखा तो न्यू नंबर से कई सारे मैसेजेस थे, जिन्हें देखते ही वो समझ गई कि ये कौन कर रहा है। वहीं होटल के रूम में एक लड़का, जो कि करीब 24 साल का रहा होगा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था किसी के रिप्लाई का। अब तक दसों मैसेजेस भेज चुका था वो किसी को, पर सीन होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। बहुत नाराज हो जानता हूँ मैं, पर ये भी पता है कि नफरत नहीं कर पाई आज भी मुझसे। तुम्हारे दिल के कहीं कोने में ही सही आज भी वो प्यार जिंदा है, और मैं ये तुम्हें महसूस करा के ही रहूँगा। फिर सब ठीक हो जाएगा, वो खुद में ही बोला। इधर मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि कोमल उसका ब्रेकफास्ट रूम में ही लेके आ गई। अरे मैं बाहर जा ही रहा था, उसने अपनी टाई बांधते हुए कहा। मुझे लगा लेट हो रहा होगा, बस इसलिए ले आई, कोमल ने कहा, और ट्रे जो रखने ही वाली थी उसे वापस से उठा लिया। अब ले ही आई हो तो यहीं रख दो, मयंक ने कहा, और हैंड वॉश करके ब्रेकफास्ट करने लगा। कोमल अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ, कुछ कहना है? उसे इतनी देर से चुप देख मयंक आखिर पूछ ही बैठा। वो मैं सोच रही थी कि पापा से मिलाऊं, बहुत दिन हो गए हैं मिली नहीं, वो भी याद करते हैं, कोमल ने कहा। तो मयंक चाय का कप खाली करते हुए बोला, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं दोपहर में आ जाऊंगा छुट्टी लेकर, फिर चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, वो जल्दबाजी और हड़बड़ी में मयंक की बात सुनते ही बोली। तो मयंक ने अपना चेहरा ऊपर कर उसकी तरफ देखा। कोमल बोली, मेरा मतलब था कि आप क्यों परेशान होंगे, मैं बिट्टी के साथ चली जाऊंगी, इस बहाने उसका मन भी बहल जाएगा, और हम आज रुकने वाले हैं वहाँ। मयंक कुछ देर तो उसे ही देखता रहा, जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोमल कुछ छुपा रही है उससे, क्योंकि वो तभी हड़बड़ाती थी इतना उसके सामने। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि मायके ही तो जाने का पूछ रही है। ठीक है, चली जाना, वो अपना ऑफिस से बैग उठाते हुए बोला। फिर अपने वॉलेट से 2000 रुपये निकाल कर उसे पकड़ा दिया। पैसे नहीं चाहिए हैं मेरे पास, कोमल ने लेने से मना किया। ले लो, कुछ ज़रूरत पड़े तो, या फिर कुछ खरीदना ही हुआ तो काम आएगा, मेरे पास है, चिंता मत करो, उसने कहा। तो कोमल मना ना करते हुए उससे पैसे ले ली। मयंक के जाने के कुछ देर बाद सानवी और कोमल सानवी के रूम में थी, दोनों ही रेडी हो चुकी थी। भाभी, आपको नहीं लगता कि भैया को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं? बाद में नाराज हुए तो? बिट्टी यार, तू डर क्यों रही है? तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगी। मयंक जी के लिए इतना बड़ा सरप्राइज सोचा है तो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती ना, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सानवी ने बस सिर हिला दिया। वो दोनों कल जगह देखने गई थी जहां उन्हें अपना बुटीक खोलना था। अभी तो किराए पर ही ओपन करने वाली थी, बाद में कभी अपनी जगह पर ओपनिंग करेंगी अगर सब अच्छा रहा तो। और वहाँ की रिपेयरिंग भी शुरू करा दी थी, जो कुछ जैसे भी डिज़ाइन करना था। और आज ये दोनों लखनऊ जाने वाली थी सिलाई मशीन और बाकी के सामान देखने के लिए। मम्मी को मैंने बता दिया है कि तू मेरे साथ जा रही है, कोमल ने कहा। तो सानवी ने बस सिर हिला दिया और फिर एक बार पापा से मिलकर दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़े, जो जाने क्या नया तूफान लाने वाला था इनकी ज़िंदगी में। व्योम जब घर आया तो यहाँ आदित्य पहले से ही मौजूद था सबके बीच। सामर्थ्य जीजू कनाडा चले गए थे अभी 1 घंटे पहले ही। काजल और शिखा जी थी घर पर। आदि, व्योम ने उसे देखते ही कुछ खुश होकर कहा। व्योम की आवाज़ पर आदित्य ने भी उसे देखा और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे खड़े थे, काफ़ी समय बाद मिलना हुआ था। तू तो एकदम से विलुप्त हो ही गया था, मुझे लगा तेरी प्रजाति ही खत्म हो गई, व्योम ने ठिठोली करते हुए कहा। तो आदित्य ने उसे पंच दे मारा। वैसे तो एक शब्द नहीं निकलता था तेरे मुंह से, अब ज़्यादा ही बोलना सीख गया है, उसने कहा। तो व्योम हंस पड़ा और साथ ही आदित्य भी। कुछ देर वो सबके साथ बातें करता रहा, फिर व्योम के साथ उसके रूम में आ गया। कहाँ रुका हुआ है, और ये बता कैसे आना हुआ अचानक से? व्योम ने अब कुछ गंभीर होते हुए कहा। वहीं उसे सीरियस देख आदित्य भी कुछ शांत पड़ गया। उसने कुछ गुस्से से व्योम की कॉलर पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेरणा से एंगेजमेंट करने की? जानता है कि जान बचती है मेरी उसमें, फिर भी तूने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, क्यों? इस वक्त आदित्य की आंखों में व्योम के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था।
किया और शादी भी करूँगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे मतलब ही क्या है उससे? छोड़कर चला गया था ना तू तो उसे। व्योम ने एक झटके में उसे खुद से दूर कर झिटक दिया। हाँ, मैं गया था क्योंकि उस वक्त मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये बात तू भी अच्छे से समझता है। प्रणु माफ़ नहीं कर पाएगी तुझे इतनी जल्दी, व्योम ने कुछ सोचते हुए कहा। तो आदित्य बेड पर अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़कर बैठ गया। माफ़ करेगी इतना तो पक्का है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है कितनी भी नाराज़गी हो एक दिन सब खत्म हो जाती है प्यार से। आदित्य ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। पर राह बहुत आसान नहीं है, व्योम भी उसके बगल में बैठते हुए बोला। तू बात करना उससे एक बार, मेरे लिए उसे समझा कर देख, तेरी बातों को तो समझेगी वो। मुझे तो सुनना तक नहीं चाहती, अभी ना कॉल रिसीव कर रही है और ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है। आदित्य कुछ उदास और परेशानी भरे स्वर में बोला। देख, मैं उसे फोर्स नहीं करने वाला, वो जो भी फैसला लेगी मुझे मंजूर है। मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। अगर वो मुझसे ही शादी करना चाहती है तो। व्योम ने जानबूझकर एक बार फिर आदि को छेड़ा था। साले कमीने, तेरी नज़र हर वक्त मेरी ही बंदी पर बनी रहती है, कोई और नहीं मिली क्या तुझे आज तक? आदि उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला। दोनों बेड पर गिर चुके थे। जाने कितने समय बाद ये शरारती और इतना बोलने वाला व्योम दिख रहा था, जो बहुत ही कम बोलता था या बस चुनिंदा लोगों के सामने। तेरी वाली ज़्यादा केयरिंग है, और फिर सामने से चलकर रिश्ता आया तो मना कैसे कर देता? व्योम ने हंसते हुए कहा। इसी के साथ आदि उसके पेट में 2-4 पंच दे चुका था और अब व्योम ने उसका हाथ मरोड़ दिया था। पूरी तरह संग्राम चल रहा था दोनों दोस्तों में। अगले दिन आदित्य के कहने पर व्योम ने प्रेरणा को घर ही बुला लिया था, पर यह नहीं बताया था कि आदित्य भी यहीं है, क्योंकि अगर वो आदित्य का यहाँ होना जान जाती तो आती ही नहीं। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहीं प्रेरणा जब घर में दाखिल हुई तो सामने ही बैठे आदित्य पर उसकी नज़रें चली गई। उसके साथ ही व्योम भी बैठा था और बाकी के घर वाले भी। अरे प्रेरणा, तुम यहाँ आओ ना बेटा, शिखा जी ने जैसे ही उसे देखा खुश होकर बोली। प्रेरणा ने उन्हें हल्की मुस्कान दी और जाकर उनके पैर छुए, फिर काजल से भी मिली। प्रणु, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, व्योम ने ब्रेकफास्ट के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो घर से करके आई है। और फिर वो लिविंग एरिया में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। उसे आदित्य को यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सारे लोग साथ ही बैठे थे। क्यों बुलाया मुझे? व्योम जैसे ही ब्रेकफास्ट कर उसके पास आया, प्रेरणा ने झट से सवाल किया। रूम में चलकर बात करें, व्योम ने कहा तो प्रेरणा ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आदित्य, व्योम और प्रेरणा तीनों व्योम के रूम में इकट्ठा थे। बी, तुम जानते हो कि मैं इससे नहीं मिलना चाहती, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब कुछ जानते हुए भी प्रेरणा इस वक्त कुछ गुस्से में लग रही थी। उसका छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करो, पहले तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा तुम्हें, आदित्य ने प्रेरणा के सामने आते हुए कहा। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, कौन है? उसने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए पूछा। व्योम उसे समझाते हुए कहा। प्रणु, प्लीज़ एक बार उसकी पूरी बात तो सुन लो। अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तुमसे तो बात करने से ही हर गलतफहमी दूर होती है, वरना बस रिश्ते ही उलझते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ बचा भी है? और कौन से रिश्ते को बचाने की बात कर रहे हो तुम? वो तो कभी था ही नहीं दूसरी तरफ से, और एक तरफा रिश्ते कभी भी चलते नहीं हैं। ये शायद मुझे तुम्हें तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मुझसे भी बेहतर समझते होगे तुम, प्रेरणा ने कुछ तेज आवाज़ में कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर साथ ही आंखों में भी नमी भर आई। आदित्य ने व्योम को बाहर जाने का इशारा किया। वो उसकी बात मानकर तुरंत रूम से बाहर चला गया और डोर लगा दिया। उसके जाते ही जैसे ही प्रेरणा ने अपने कदम बढ़ाए, आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। जस्ट लीव मी मिस्टर आदित्य, उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। प्रेरणा, बेबी प्लीज़ लिसन, देखो तुम्हारा गुस्सा नाराज़गी सब जायज़ है, पर मैंने जो किया उसके पीछे कोई रीज़न था, हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे रिलेशन को लेकर, और तुम उस वक्त कुछ समझना नहीं चाह रही थी, बस इसलिए ही मैं
बस इसलिए ही तुम मुझसे हर रिश्ता तोड़कर सारे कांटेक्ट खत्म करके चले गए हमेशा के लिए। कोई रीज़न नहीं था, तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए था बस, जो कि अब मिल चुका है। वैसे भी अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तो प्लीज़ दूर ही रहो मेरी लाइफ से। कहते हुए प्रेरणा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। कोई फीलिंग्स नहीं है अब मेरे लिए, ज़रा भी नहीं। सच में एंड हो गया प्यार भी? उसने प्रेरणा को कंधों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। तो वो हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। तो आदित्य मुस्कुराया। स्वीट हार्ट, प्यार एक ऐसा एहसास है जो छुपाए नहीं छुपता। और तुम कह रही हो कि मुझसे प्यार नहीं, फिर ये लॉकेट मेरा दिया हुआ आज भी तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? क्यों नजरें मिलाकर ये सब नहीं बोल पा रही? उसने प्रेरणा के गाल पर हाथ रखते हुए कुछ प्यार से कहा। प्रेरणा ने अपनी लबलबाई आंखों से उसे देखा तो आदित्य का मजाकिया चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसकी आंखों के कोर गीले होने लगे थे। था ना प्यार, पर सिर्फ मेरे दिल में। नहीं निकाल पाई इसे, फेंकना चाहती थी, इसे नहीं हुआ मुझसे। तुम्हारी यादों को भी अपने जहन से निकाल देना चाहती थी। बी ही था मेरे पास जो मुझे सही लगा, और फिर एक बंधन में बंधने को हम रेडी हुए। और ये रिंग देख रहे हो, हमारी एंगेजमेंट रिंग है, और बहुत जल्द शादी भी होगी। बहुत आगे निकल चुकी हूँ मैं, उसने भावुक होते हुए कहा। तो आदित्य की आंखों में नमी आंसू बन गालों पर आ गई। वो सब साथ ही पढ़ाई करते थे, एक ही कॉलेज में। प्रेरणा आदि से प्यार करने लगी थी जब पहली बार उसने उसे देखा था। तभी वो उसे पसंद आ गया था। आदित्य था ही इतना अट्रैक्टिव, और आदित्य भी प्रेरणा की तरफ झुकाव महसूस करने लगा था। और ये बात व्योम को भी पता थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों ज़्यादातर समय साथ ही गुजारते थे। प्रेरणा ने वैलेंटाइन डे पर आदि से अपनी फीलिंग शेयर की थी, पर वो उस वक्त उसे जवाब नहीं दे पाया था। उसने कुछ वक्त मांगा था, पर इसी बीच सब कुछ बदल गया। प्रेरणा के इजहार के बाद आदित्य उसे बहुत कम ही दिखता था। आदित्य के पापा की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिसका उसे काफ़ी सदमा लगा था, और उसे एमबीबीएस छोड़ना पड़ा बीच में ही। उसने आज ये फैसला लिया था। अपने पापा का इतना बड़ा बिजनेस वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, काफ़ी नुकसान होता उसे इससे। इसलिए उसने अपनी माँ के कहने पर एमबीए करने का फैसला किया था। एमबीबीएस और एमबीए दो बहुत ही अलग अलग डिग्री थी, जिनमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसने आज प्रेरणा को मिलने बुलाया था एक कैफ़े में, पर खुद ही अभी तक नहीं आया था। प्रेरणा 1 घंटे से उसका वेट कर रही थी। करीब 10 मिनट बीत जाने पर वो उसे आता हुआ दिखा। आदि, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, खुद ही बुलाया और इतनी देर भी खुद ही की तुमने। दिस इज़ नॉट फेयर, उसने कुछ उदासी से कहा। लेट हो गया था कुछ काम की वजह से, बैठो बात करनी है। वो काफ़ी गंभीर लग रहा था। पापा के जाने के बाद काफ़ी शांत पड़ चुका था वो, और प्रेरणा ये समझती थी, इसलिए उसने भी कोई बहस नहीं की। आदि, क्या बात करनी है? प्लीज़ जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारा फेस देखकर एक अजीब सा डर सता रहा है। प्रेरणा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कुछ घबराई सी आवाज़ में पूछा। तो आदित्य ने जो कहा वो सुन प्रेरणा की पकड़ उसके हाथों से एकदम छूट गई। प्रेरणा, वो दरअसल मुझे तुमसे हमारे बारे में बात करनी थी। वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था, पर बोल ही नहीं पा रहा था। वो भी तो प्रेरणा से प्यार करने लगा था। क्या बात करनी है, वही तो पूछ रही हूँ, बोलो। उसने आदित्य के हाथ पर रखे अपने हाथ को उसकी हथेली में उलझाए हुए सवाल किया। प्रेरणा, तुम जानती हो कि पापा के जाने के बाद क्या कंडीशन हो चुकी है, घर की, मम्मा की, और अब मुझे ही देखना है सब कुछ। देखो यार, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पर कहकर उसने एक नज़र प्रेरणा पर डाली, जो उम्मीद से उसे ही देख रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते ही एक ही सांस में अपनी बात रखी। प्रेरणा, आई एम सॉरी, मुझे भूल जाओ। मैं ये शहर छोड़कर भोपाल जा रहा हूँ हमेशा के लिए, फैमिली के पास। आदि, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मजाक मत करो। उसे जैसे आदित्य की बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। प्रेरणा, ये मजाक करने वाला टॉपिक नहीं है मेरे लिए। इस वक्त करियर, फैमिली इम्पोर्टेंट है। अभी मैं कोई और रिश्ता नहीं संभाल सकता। तुम्हें बुरा लगा, हर्ट हुआ मेरी वजह से, उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ जो कुछ भी था भूल जाओ। यही हम दोनों के लिए बेहतर है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
एक अच्छी डॉक्टर बनकर अपना ड्रीम कंप्लीट करो, कहते हुए वो खड़ा हो गया। प्रेरणा ने उसका हाथ छोड़ दिया था। अगर 5 मिनट भी वो वहाँ रुकता तो शायद प्रेरणा को ऐसे देख खुद को भी संभाल नहीं पाता। और प्रेरणा वो तो जैसे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। मैं घर ड्रॉप कर दूं? उसने कुछ हिम्मत करके पूछा तो प्रेरणा ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। जो देख आदित्य का दिल पसीज गया। उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ उसे ऐसे देखकर। प्रेरणा ने इनकार में सिर हिलाया पर बोली कुछ नहीं। वो एक पल भी वहां नहीं रुक सका और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और आंसू उसके गालों पर आ गए। हर बार लड़का या लड़की ही बेवफा नहीं होते, कभी कभी वक्त और हालात भी होते हैं जब हमें प्यार और परिवार में से एक को चुनना पड़ता है। यही आदि के साथ हो रहा था। वो अभी अजीब सी मझधार में फंसा हुआ था। एक तरफ उसका बिखरा हुआ परिवार था सो दूसरी तरफ उसके खुद के ख्वाब और उसका प्यार। बिजनेस में उसे कुछ नहीं पता था अभी और उसे भी संभालना था, वरना घर तक न बचता। क्योंकि कितने ही लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किए थे, उसके पापा की सारी मेहनत, उनका नाम डूब जाता जो वो कभी भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने भोपाल अपने परिवार और कंपनी को ही चुना था और हमेशा के लिए वहां जा रहा था। वो प्रेरणा को इंतजार करने को भी कैसे कह देता जब उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। आदित्य भोपाल जाने के बाद पूरी तरह से बिजी हो चुका था। उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। प्रेरणा की याद तो काफ़ी आती थी पर वो जानता था कि अगर प्रेरणा से कांटेक्ट किया, उसे कॉल किया तो शायद प्रेरणा खुद को संभाल नहीं पाएगी और शायद आगे भी ना बढ़ सके। और इधर प्रेरणा जो आदित्य के जाने से पूरी तरह टूट चुकी थी, सबसे मिलना जुलना भी लगभग बंद ही कर दिया था। एक अच्छा दोस्त होने के नाते व्योम ने उसे सहारा दिया था और उसे इस गम से उबारा भी था। पहला प्यार जो नादानी में किया जाए उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत दर्द देती है यादें। प्रेरणा को भी काफ़ी टाइम लग चुका था खुद को संभालने पर व्योम ने उसे हमेशा सपोर्ट किया था। शायद यही वजह थी कि शिखा जी ने जब व्योम और उसके शादी की बात की तो वो मना नहीं कर पाई। इंसान जब दर्द में होता है तो कोई अगला जो उसे संभालता है उसका हर वक्त साथ देता है। हम उसे ही चाहने लगते हैं अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। और प्रेरणा के साथ भी यही हो रहा था। व्योम का केयरिंग नेचर उसे दोस्त से ज़्यादा पसंद आने लगा था और वो इसी में समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहती है। और फिर व्योम से सगाई भी कर ली। तुम क्यों आए हो अब? तुमने ही कहा था ना कि भूल जाऊं तुम्हें, आगे बढ़ूं, तो वही तो कर रही हूं तुम्हारे फैसले का मान रखकर। पहले अचानक से चले जाना और अब इतने सालों बाद वापस आए भी तो तब जब मैं। प्रेरणा कहते हुए रुक गई। शायद गलती ही हो गई मुझसे वापस आकर। गलत हूँ मैं कि मैंने ये सोचा कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। प्रेरणा, मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन दूँ? उस वक्त की कंडीशन ही ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा था तुम्हें छोड़कर। पर अगर तुम व्योम के साथ सच में खुश हो तो मैं कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। मुझे या व्योम को चुनना तुम्हारी मर्जी होगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं कह पाया अपने दिल का हाल। पर दूर होने पर तुम्हें ही दर्द नहीं हुआ था, मुझे भी हुआ था, तुमसे कई गुना ज़्यादा। एक तरफ पापा के जाने का दर्द कम था जो तुमसे भी दूर होना पड़ा। अरे मैं तो बैठकर गम भी नहीं मना सकता था, सब कुछ इतना संभालना जो था। शायद सच कह रही हो तुम, बहुत देर कर दी मैंने, बहुत ज़्यादा। वो दूसरी तरफ चेहरा किए बोल रहा था। उसने हैंकी निकाली और प्रेरणा के देने से पहले अपने आंखों के आंसू को साफ कर लिया। फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, नए सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। एक दोस्त होने के नाते ही सही, शादी का इनविटेशन भिजवा देना। आऊँगा ज़रूर। आखिर मेरे यार और प्यार दोनों की शादी है। 3-4 दिन में चला जाऊँगा। यहाँ से परेशान मत हो। तुम चाहती हो तो मैं कभी सामने नहीं आऊँगा। आखिर खुद से ही मैंने तुम्हें आगे बढ़ने को कहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक अनकहा सा दर्द था। प्रेरणा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि उसने इनकार में सिर हिलाया और रूम का डोर खोलकर बाहर निकल गया। इधर कोमल और शानवी जिस काम से आई थी वो पूरा हो गया था। रात वो एक होटल में रुकी थी और सुबह बाकी का काम पूरा किया उन्होंने। मशीन और बाकी सामान जो भी लेने थे उनके पैसे दिए और अपना एड्रेस भी जहां सामान आना था, और अब वापस अयोध्या आने की तैयारी कर रही थी।
भाभी भूख लगी है, कुछ खा ले पहले फिर बस पकड़ते हैं, सानवी ने कहा तो कोमल को भी यही सही लगा। वो रही पानी पूरी की दुकान, चलो वहीं खाते हैं। कोमल ने एक ठेले की तरफ इशारा किया तो सानवी की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों वहीं आ गई और पानी पूरी खाने लगी कि कोमल का फ़ोन बज उठा। उसने देखा मयंक की कॉल थी। मयंक जी, वो बुदबुदाई और अपनी प्लेट सानवी को पकड़ाकर कॉल रिसीव किया। हाँ मयंक जी, कहाँ हो? मयंक का सीधा सवाल सुन वो कुछ घबराई। पापा के घर पर, और कहाँ? उसने अपनी आंखें भींचते हुए जवाब दिया था कि मयंक की कुछ सख्त सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं भी वहीं हूँ, दिख तो नहीं रही? सुनिए आप, वो मैं, मतलब मुझे कोई काम। उसे हड़बड़ाहट में समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कोमल, इतनी मनमर्जियाँ बढ़ गई है तुम्हारी कि मुझसे और घर वालों से झूठ बोलकर तुम कल से पता नहीं कहाँ घूम रही हो। और तो और बिट्टी को भी अपने साथ लिए गई हो। वो कुछ गुस्से भरी आवाज़ में बोला। आप शांत। क्या शांत रहूं? बोलो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। कोमल, इस वक्त कहाँ हो, सच सच बताओ। और मेरी बहन 1 घंटे के अंदर मेरे सामने होनी चाहिए। तुम्हें जहाँ जाना हो, रहना हो, रह सकती हो। उसने कोमल की बात बीच में काटते हुए कहा। लखनऊ, कोमल ने धीमी आवाज़ में कहा। मयंक ने अपने जबड़े भींच लिए और गुस्से में कॉल कट कर दी। कोमल ने खुद को शांत रखने का प्रयास किया, पर फिर भी मयंक ने आज एक बार फिर गुस्से में ही सही उसे जाहिर करा दिया कि उसे उसकी फिक्र नहीं है। मयंक कब से इधर उधर टहले जा रहा था। कोमल को फ़ोन किए करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे और वो अपने घर आ गया था। उसे दोनों की फिक्र भी हो रही थी क्योंकि वो अकेले गई थी बाहर। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही उसने डोर खोला तो सामने कोमल और शानवी थी। मयंक बिना कुछ कहे दरवाजे से हट गया। सानवी बोली, भैया वो बिट्टी जाकर आराम कर, बाद में बात करता हूँ। मयंक ने कुछ आराम से कहा तो उसने कोमल की तरफ देखा जिसने अपनी पलकें झपकाई और उसे जाने का इशारा किया। सानवी उसकी बात मानकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा था, कोमल ने डोर वापस से बंद करते हुए कहा और मुड़ी तो देखा मयंक था ही नहीं। बहुत हर्ट हुए हैं मेरी वजह से, पर एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़। मैं गलतफहमी नहीं चाहती हमारे रिश्ते में, जिससे ये और बिगड़े। वो मन ही मन बोली। कोमल शोभा जी से मिलने के बाद जब रूम में आई तो देखा मयंक वहीं था। उसने एक गहरी सांस भरी और आकर उसके सामने बैठ गई। मयंक ने उसे देखा तो उठने लगा कि कोमल ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आप नाराज़ हैं तो गुस्सा कर लीजिए, डांट लगा दीजिए मुझे, पर प्लीज़ चुप मत रहा कीजिए। आपके मन में जो भी चल रहा है वो पूछ सकते हैं आप। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, उसने कहा तो मयंक ने कोमल का हाथ अपने हाथ से हटाया। क्या पूछूं और क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारे कुछ करने के बाद जब मुझे असलियत पता चल जाती है तभी तुम्हें क्यों बताना होता है कोमल? हर बार का यही होता है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करती हो मुझे बताए बगैर। शायद इतनी भी ज़रूरत नहीं मेरी कि मैं कुछ जान सकूं। पहले बिट्टी की बातें और अब तुम झूठ बोलकर लखनऊ गई और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए। अब इतनी प्रॉब्लम होने लगी है तुम्हें इस घर में कि तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। तुम जो चाहती हो वो तो शायद मैंने कभी पूरा ही नहीं किया। कहाँ तुम उस बड़े घर में रहने वाली और यहाँ सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। सही है, कोई कब तक अपनी इच्छाओं को मारेगा? मयंक की आवाज़ में दर्द, गुस्सा सब कुछ था। कोमल उसके एक एक शब्द से आहत हो रही थी। उसने कभी कोई इच्छा नहीं रखी उसके सामने जो वो पूरी ना कर सके, पर मयंक ये सब महसूस कर रहा था। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत ही समझता हूँ हमेशा तुम्हें। जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ना उठा पाया वो उसे समझेगा ही क्या? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।